हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर, इसका नाम है सिविलाइजिंग द नेटिव्स एंड एजुकेटिंग द नेशन का नेक्स्ट टॉपिक। अब तक स्टूडेंट्स हमने इसमें जो है ब्रिटिशर्स ने इंडियन एजुकेशन में किस तरह के चेंजेस रिक्वायर्ड किए उनके बारे में हमने पढ़ा। एजुकेशन फॉर कॉमर्स जो है उन्होंने क्यों स्टार्ट की वो हमने देखा। देन आफ्टर टुडे वी हैव टू बी डिस्कस द डिमांड फॉर मॉरल एजुकेशन। हम लोग इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे। डिमांड फॉर मॉरल एजुकेशन का मतलब है स्टूडेंट्स कि ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि इंडियंस को एक ऐसी लैंग्वेज सिखाई जाए जिसके माध्यम से उनका मॉरल जो एजुकेशन है या मॉरल डेवलपमेंट जो है वो उनका स्ट्रांगली हो। तो इसके लिए जो है हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द आर्ग्यूमेंट फॉर प्रैक्टिकल एजुकेशन वाज स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी। कि 19वीं शताब्दी में भारत में जो ईसाई मिशनरीज थे उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली जो है क्रिटिसाइज़ किया, इसकी आलोचना की प्रैक्टिकल जो एजुकेशन होती है उसकी। द मिशनरीज फेल्ट दैट एजुकेशन शुड अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द मॉरल कैरेक्टर ऑफ द पीपल। ये मिशनरीज जो थे ये चाहते थे कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे लोगों का जो मॉरल कैरेक्टर है, यानी उनकी आत्मा जो है या उनके जो चरित्र जो है वो इम्प्रूव होना चाहिए, उसमें बदलाव होने चाहिए। द मॉरलिटी कुड बी इम्प्रूव्ड ओनली थ्रू क्रिश्चियन एजुकेशन। और उनका मानना ये था कि ये जो मॉरलिटी है ये हम कहें कि सिर्फ किस तरह से इम्प्रूव हो सकती है कि जब हम क्रिश्चियन एजुकेशन को फॉलो करते हैं, यानी यीशु की जो एजुकेशन है उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो ही हम जो है मॉरलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। Until 1813 द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अपोज टू मिशनरी एक्टिविटीज़ इन इंडिया। 1813 तक हम कहें कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्होंने अपोज किया, विद्रोह किया मिशनरी एक्टिविटीज़ का भारत में। इट फियर, उनको डर था दैट मिशनरी एक्टिविटीज़ वुड प्रोवोक रिएक्शन अमंग्स द लोकल पॉपुलेशन। कि ये जो है जो स्थानीय जनसंख्या है उनके बीच में एक रिएक्शन जो है ये एक्टिविटीज़ क्रिएट कर सकती हैं एंड मेक दैम सस्पिशियस ऑफ ब्रिटिश प्रेजेंस इन इंडिया। और उनका जो प्रेजेंस है भारत में ब्रिटिशर्स का या ब्रिटिशर्स की जो उपस्थिति भारत में है हम कहें कि उस पर उनको शक हो सकता है। अनेबल टू स्टैब्लिश एन इंस्टीट्यूशन विद इन ब्रिटिश कंट्रोल टेरिटरीज द मिशनरीज सेटअप अ मिशन एट सेरामपुर में जो है इन्होंने एक मिशन जो है अपना सेटअप किया एजुकेशन के लिए इन एन एरिया अंडर द कंट्रोल ऑफ दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में जो है इन्होंने उनके संरक्षण में जो है इस मिशन का सिरामोर मिशन जो है उसको स्टार्ट किया। अ प्रिंटिंग प्रेस वॉज सेटअप इन 1800। एक प्रिंटिंग प्रेस जो है उसको सेटअप किया गया, उसकी स्थापना की गई 1800 में। एंड कॉलेज स्टैब्लिश इन 1818 और 18 साल बाद जो है कॉलेज को स्टैब्लिशमेंट कर दिया गया। ओवर 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी के बाद अगर हम बात करें मिशनरी स्कूल्स वर सेटअप ऑल ओवर इंडिया। मिशनरी स्कूल्स जो हैं वो पूरे भारत में सेटअप कर दी गई। आफ्टर 1857 हाउ एवर द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया वॉज रिकलेंट टू डायरेक्टली सपोर्ट मिशनरी एजुकेशन। कि भारतीय जो ब्रिटिश सरकार थी उसने डायरेक्टली हम कहें कि सीधा मिशनरी एजुकेशन को सपोर्ट किया, उनका हमें कहें कि उनको अपना काफ़ी उन्होंने हेल्प उनकी की। देयर वॉज अ फीलिंग दैट एनी स्ट्रॉन्ग अटैक ऑन लोकल कस्टम्स, कि अगर कोई और अटैक जो हमारे स्थानीय कस्टम्स हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, प्रैक्टिसेस हैं, बिलीव्स हैं, रिलीजियस आइडियाज़ हैं, तो मीट एंड रीच नेटिव ओपिनियन। तो उससे जो है एक देशभक्ति का जो नेटिव जो है मातृभूमि वाला जो एक ओपिनियन है, दृष्टिकोण है, वो लोगों में डेवलप होता है। ये आपकी सिरामोर कॉलेज जो है ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली नियर कैलकुटा, इसका स्टैब्लिशमेंट जो है 1818 में किया गया था। व्हाट हैपन टू द लोकल स्कूल्स, कि जो लोकल स्कूल्स थे उनके साथ में क्या हुआ, ठीक है। तो डू यू हैव एनी आइडिया टू हाउ चिल्ड्रन वर टॉट इन प्री ब्रिटिश टाइम, कि प्री ब्रिटिश टाइम में जो है चिल्ड्रंस को किस तरह से पढ़ाया जाता था, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो हम कहें कि हैव यू एवर वंडर वेयर
वेदर दे वेंट टू स्कूल्स, क्या आप सोच सकते हैं कि क्या वो बच्चे स्कूल जाते थे? इफ़ देयर वर स्कूल्स, अगर स्कूल थे तो व्हाट हैपन टू दीज अंडर ब्रिटिश रूल, तो उन स्कूल्स का क्या हुआ ब्रिटिश रूल्स के अंडर में? तो रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम की जो रिपोर्ट है पहले हम उसके बारे में पढ़ते हैं। इन द 1830s विलियम एडम अ स्कॉटिश मिशनरी टूर्ड द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल एंड बिहार। ये जो है विलियम एडम 1830 में जो है एक मिशनरी, स्टॉकिस्ट मिशनरी से आए थे और इन्होंने विजिट किया बंगाल और बिहार, यानी वहाँ पे ये घूमे। एंड ही हैड आस्क्ड बाय द कंपनी टू रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन वर्नाकुलर स्कूल्स, कि जो वर्नाकुलर स्कूल्स हैं, वर्नाकुलर स्कूल्स वो होते हैं जहाँ पे वर्णों के आधार पर पढ़ाया जाता है, तो उन स्कूल्स की जो प्रोग्रेस है, क्या प्रगति वो स्कूल कर रहे हैं, वो इनको रिपोर्ट तैयार करके देनी थी। द रिपोर्ट ऑफ एडम प्रोड्यूस इज़ इंटरेस्टिंग, कि उन्होंने जो रिपोर्ट दी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। कैसे इंटरेस्टिंग थी, चलिए हम भी देखते हैं। कि एडम फाउंडेड देयर वर ओवर 1 लाख पाठशालास इन बंगाल एंड बिहार। उन्होंने कहा कि बंगाल और बिहार में अगर हम बात करें कि 20 लाख जो है 1 लाख जो है पाठशालाएँ हैं। दीज वॉज स्मॉल इंस्टीट्यूशन, ये हम कहें कि बहुत ही छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस हैं विद नो मोर दैन 20 स्टूडेंट इन ईच, और एक में लगभग 20 से ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। बट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बीइंग टॉट इन दीज पाठशालाज वॉज कंसिडरेबल ओवर 20 लाख। लेकिन इन पाठशालाओं में जो बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं उनकी संख्या 20 लाख से भी ऊपर है। दीज इंस्टीट्यूशंस वर सेटअप बाय वेल्दी पीपल, इन इंस्टीट्यूशंस को, इन संस्थाओं को या तो बड़े लोगों ने जो पैसे वाले हैं उन्होंने स्टेबल किया है, या जो लोकल कम्युनिटी है, स्थानीय जो संस्थाएं हैं उन्होंने इनको स्थापित किया है। एट टाइम्स दीज स्टार्टेड बाय टीचर और गुरु, या फिर हम कहें कि इनको शुरू किया गया है टीचर्स के द्वारा, गुरु के द्वारा। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज फ्लैक्सीबल, और इनके अंदर जो शिक्षा का तरीका है, जो सिस्टम है, जो ढांचा है, वो बहुत ही फ्लैक्सीबल है, यानी कि वो बहुत ही लचीला है। फ्यू थिंग्स दैट यू एसोशिएट विद स्कूल टुडे वर प्रेजेंट इन द पाठशालास एट दैट टाइम, यानी आज भी कई चीज़ें जो हम अपने स्कूल्स में देखते हैं वो उस समय भी विद्यमान थी पाठशालाओं में। देयर वर नो फिक्स्ड फी, वहाँ पे कोई भी निश्चित फीस तय नहीं थी। नो प्रिंटेड बुक्स, कोई प्रिंटेड किताबें नहीं थी। नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग्स, मतलब बच्चों के लिए कोई बिल्डिंग नहीं थी पर्टिकुलर जिस तरह की आज होती हैं। नो बेंचेस, कोई बेंचेस नहीं थी, कोई चेयर्स नहीं थी, कोई ब्लैक बोर्ड नहीं था। नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस, अलग अलग क्लासेस, जैसे फर्स्ट क्लास का अलग क्लास होती है, सेकंड की अलग होती है, थर्ड के जो रूम्स होते हैं अलग अलग, इस तरह से सेपरेट क्लासेस उस समय नहीं थी। नो रोल रजिस्टर, रोल कॉल रजिस्टर यानी जिसमें बच्चों के नामांकन लिखे जाते हैं, बच्चों के नाम लिखे जाते हैं, रोल नंबर अलॉट किए जाते हैं, इस तरह का कोई रजिस्टर उस समय नहीं था। नो एनुअल एग्जामिनेशन, कोई वार्षिक परीक्षाएं नहीं होती थी। एंड नो रेगुलर टाइम टेबल, और ना ही कोई टाइम टेबल उस समय फॉलो किया जाता था। देन इन सम प्लेसेस क्लासेस वर हेल्ड अंडर अ बनियान ट्री, कई जगह तो हम कहें कि जो बरगद का पेड़ होता है उसके नीचे भी क्लासेस चलती थी। इन अदर प्लेसेस इन द कॉर्नर ऑफ अ विलेज ऑफ अ शॉप और अ टेम्पल, या हम कहें कि या किसी गांव के किसी कोने में स्कूल चल रही है, किसी दुकान के किनारे, या किसी मंदिर में स्कूल चल रही है, या हम कहें कि कई बार तो गुरु के घर पर भी स्कूल चलती थी। फी डिपेंड ऑन द इनकम ऑफ द पेरेंट्स, बच्चे की फ़ीस जो है वो पेरेंट्स की इनकम पर निर्भर करती थी। द रिच हैड टू पे मोर दैन द पुअर, अमीर जो है वो गरीब से ज़्यादा फीस पे करते थे। टीचिंग वॉज ओरल, जो पढ़ाई है वो ओरली बच्चों को पढ़ाई जाती थी, उसमें ब्लैक बोर्ड्स वगैरह, बुक्स वगैरह नहीं था, यानी रिटन मटीरियल जो है वो उस समय नहीं था। एंड द गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच, और गुरु ये तय करता था कि उन्हें क्या पढ़ाना है, इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, की बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है वही चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जाती थी। स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेट आउट इनटू डिफरेंट क्लासेस, यानी जैसे एक साल हो गया बच्चों को पढ़ते पढ़ते तो नेक्स्ट ईयर उसके लिए अलग क्लास नहीं थी, उसी क्लास में वो बच्चा रहता था। सेट टुगेदर इन वन प्लेस, सभी बच्चे जो है एक जगह ही पढ़ते थे। दैट गुरु इंटरेक्ट सेपरेटली विद ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग, लेकिन गुरु उन बच्चों को अलग अलग तरह से इंटरेक्ट करते थे, यानी छोटे बच्चे हैं उनको अलग चीज़ें पढ़ाई जाती थी, थोड़े बड़े हैं उनको अलग पढ़ाई जाती थी, सेपरेटली वो उनको इंटरेक्ट करते थे। एडम ने पाया दैट दिस फ्लैक्सिबल सिस्टम
वॉज suited टू लोकल नीड्स, कि स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार ये जो लचीला सिस्टम है ये ठीक है, सूट करता है। फॉर इंस्टेंस क्लासेस वर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम, और यहाँ तक कि जब कटाई का समय होता, फसल की कटाई का समय होता, उस समय ये क्लासेस नहीं चलती थी, क्योंकि सभी बच्चे जो है गांव में खेतों में काम करते थे। व्हेन रूरल चिल्ड्रन ऑफन वर्क इन द फील्ड्स, यानी क्योंकि गाँव के बच्चे थे ज़्यादा, तो वो कहाँ काम करते थे, अपने अपने खेतों में काम करते थे। द पाठशाला स्टार्टेड वंस अगेन when the crops had been cut and stored, जब फसल की कटाई हो जाती, फसल को इकट्ठा कर लिया जाता, तो फिर से क्लासेस स्टार्ट हो जाती। दिस मीन दैट इवन चिल्ड्रन ऑफ पीजेंट्स फैमिली कुड स्टडी, और इसका फ़ायदा ये होता कि जो भी किसान के परिवार के जो बच्चे हैं उनको पढ़ने का मौका मिलता था। न्यू रूटीन एंड न्यू रूल्स, नए रूटीन और नए रूल्स जो हैं वो बनाए गए। अब इसमें हम डिस्कस करते हैं न्यू रूटीन्स एंड न्यू रूल्स। Up to the mid-19th century, the company was concerned primarily with higher education, so it allowed local पाठशाला to function without much interference. कि 19th century के मध्य तक जो है कंपनी ने प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन को कंसर्न उन पे किया, ध्यान उन पे दिया, और इसीलिए जो हम कहें कि लोकल जो पाठशालाएँ थी उनको विदाउट इंटरफेरेंस उन्होंने काम करने दिया। After 1854, the company decided to improve the system of vernacular एजुकेशन, और 1854 के बाद जो कंपनी है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी, उन्होंने ये तय किया कि वो वर्नाकुलर जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सुधार करेंगे। इट फेल्ट दैट दिस कुड बी डन बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर विद इन द सिस्टम, लेकिन ऐसा महसूस किया गया कि ये सब तभी पॉसिबल है जब एजुकेशन में वो किसी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं, और जिस तरह से कि इम्पोजिंग रूटीन्स, कि उनके कुछ रूटीन्स इस्टेब्लिश किए जाएं, रूल्स लगाए जाएं, और रेगुलर इंस्पेक्शन जो है स्कूल्स का वो देखा जाए, उनका किया जाए, विजिट किया जाए। हाउ वॉज दिस टू बी डन, ये सब कैसे संभव था, कैसे पॉसिबल था, कैसे हुआ। व्हाट मेजर्स डिड द कंपनी अंडरटेक, किस तरह के मेजर्स, स्टेप्स उनको उठाने पड़े होंगे। इट अपॉइंट्स अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित्स, उन्होंने कई सरकारी पंडितों को नियुक्त किया। ईच इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 to 5 स्कूल्स, हर एक पंडित को 4 से 5 स्कूल्स को ऑब्जर्व करना था, उनको ध्यान रखना था उनका। द टास्क ऑफ द पंडित वॉज टू विजिट द पाठशालाज एंड ट्राई एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, और उस पंडित का ये काम होता था कि वो उन पाठशालाओं को विजिट करे, एज वेल एज वो उन स्कूल्स के अंदर जो टीचिंग करवाई जा रही है, जो पढ़ाई करवाई जा रही है, उसका स्टैंडर्ड मेंटेन करे, उसके स्टैंडर्ड को और अच्छा करने की कोशिश करें, इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ईच गुरु वॉज आस्क्ड टू सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट्स, हर एक टीचर को, हर एक गुरु को ये कहा गया कि वो अपने रिपोर्ट्स जो हैं, पीरियोडिक रिपोर्ट्स जो हैं स्टूडेंट्स की, वो सबमिट करें। एंड टेक क्लासेस अकॉर्डिंग टू रेगुलर टाइम टेबल, और क्लासेस जो हैं वो एक रेगुलर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो है हर एक टीचर जो है उसको लेनी होंगी। एंड टीचिंग नाउ वॉज एबल टू बी बेस्ड ऑन द टेक्स्ट बुक्स पे हम ये कहें कि जो टीचिंग है वो अब बेस्ड हो गई थी। लर्निंग वॉज टू बी टेस्टेड थ्रू द सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन, और अब तक जो फ्लैक्सिबल सिस्टम था एजुकेशन का उसको रिप्लेस करके इन्होंने क्या किया कि अब जो है इन्होंने एनुअल एग्जामिनेशन स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से ये लोग एग्जामिन कर सकते थे कि किस स्टूडेंट्स को हमें नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना है और किस स्टूडेंट को हमें नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं करना है। Then we are saying that students were asked to pay regular fees, बच्चों को रेगुलर फीस जो है पे करने के लिए कहा गया। अटेंड रेगुलर क्लासेस, स्कूल आने के लिए, रोज़ आने के लिए उनको बोला गया। एंड सिट ऑन फिक्स्ड सीट्स, और उनकी जो सीट्स हैं क्लासरूम्स में वो फिक्स कर दी गई। एंड ओबे द न्यू रूल्स और ऑफ डिसिप्लिन्स, की अनुशासन के जो नए नियम लागू किए गए थे उनकी पालना करने के लिए स्टूडेंट्स को कहा गया। पाठशालास विच एक्सेप्ट द न्यू रूल्स वर सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स, कि जिन पाठशालाओं ने गवर्नमेंट के इन नए रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक्सेप्ट किया उनको सरकार ने ग्रांट्स अलॉट किए, यानी उनकी सरकार ने हेल्प की। दोज हु वर अनविलिंग टू वर्क विद इन द न्यू सिस्टम, लेकिन जो पाठशालाएँ, जो गुरुज नए रूल्स को एडॉप्ट नहीं करना चाहते थे, उनके साथ में मिलना नहीं चाहते थे, रिसीव नो गवर्नमेंट सपोर्ट, तो ऐसे पाठशालाओं को गवर्नमेंट का कोई भी सपोर्ट जो है वो नहीं मिला। ओवर टाइम गुरुज who wanted to retain their independence found it difficult to compete with the government aided and regulated पाठशालास।
लेकिन अब इस सिचुएशन में हम कहें कि वो जो गुरु जो कि सरकार के साथ में मर्ज नहीं हुए या सरकार के द्वारा दिए गए सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर पाए, तो उनके लिए बड़ा ही मुश्किल हो गया था उन स्कूल्स के साथ में compete करना जिनको कि जो है गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिल रहे थे, जिनको कि गवर्नमेंट से हेल्प मिल रही थी, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड क्या हो गया, इम्प्रूव हो गया। और जो गुरुज जो हैं जो गवर्नमेंट के साथ में एडअप नहीं हुए थे, उनके स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था। तो यहाँ पे स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि जो कंपटीशन है स्कूल्स के बीच में वो एक क्रिएट हुआ और उससे स्टूडेंट्स को काफ़ी कुछ नया सीखने के लिए मिला। और यहाँ पे स्टूडेंट्स के सामने चॉइसेस हो गई थी कि वो किस स्कूल में जाना चाहते हैं। The new rules and routines had another consequences. In the earlier system, children from the poor peasant families has been able to go to the पाठशाला। इस नए रूटीन और रूल्स के अंदर एक नया कंसिक्वेंस ये भी था कि इसमें जो पुराना सिस्टम था उसमें जो पुअर फैमिली या हम कहें जो फार्मर फैमिली से जो बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स चिल्ड्रंस, वो भी इजीली स्कूल चले जाते थे, क्योंकि वहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम था वो फ्लेक्सिबल था। लेकिन यहाँ पे जो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लगे थे डिसिप्लिन के, उसके अकॉर्डिंग अब ये पॉसिबल नहीं था पुअर पीसेंट फैमिलीज़ के लिए कि वो पाठशाला रेगुलर जा सकें। सिंस द टाइम टेबल वॉज फ्लैक्सीबल, क्योंकि उस समय टाइम टेबल जो है वो क्या था, फ्लैक्सीबल था। द डिसिप्लिन ऑफ न्यू सिस्टम डिमांडेड, लेकिन नया जो अनुशासन के रूल्स लगे हैं, नया जो सिस्टम लगा है, उसकी डिमांड ये थी, उसकी मांग ये थी कि रेगुलर अटेंडेंस जो है वो हर एक बच्चे की होनी चाहिए, इवन ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम, चाहे वो फसल की कटाई का समय हो। व्हेन चिल्ड्रन ऑफ पुअर फैमिली हैड टू वर्क इन द फील्ड्स, यानी हार्वेस्टिंग का जो टाइम होता है उस समय जो पुअर फैमिलीज़ के जो चिल्ड्रंस होते हैं वो फील्ड्स पे काम करने के लिए जाते हैं। लेकिन न्यू रूल्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द पुअर फैमिलीज़ दैट दे हैव टू बी फोर्स टू गो टू द स्कूल फॉर रेगुलर क्लासेस, कि उनको रेगुलर क्लासेस के लिए जो है स्कूल में जाना अनिवार्य कर दिया गया था। दैन हम कहें कि इनएबिलिटी टू अटेंड स्कूल केम टू बी सीन एज इनडिसिप्लिन, और अगर कोई बच्चा स्कूल आने में अयोग्य है, चाहे वो हार्वेस्टिंग का टाइम हो, शोइंग का टाइम हो या कोई और रीज़न हो, तो अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं अटेंड कर रहा है तो उसे जो है हम ये कहें कि अनुशासनहीनता का एक कारण माना जाएगा, या हम कहें एज एविडेंस या एक सबूत माना जाएगा ऑफ द लैक ऑफ डिज़ायर टू लर्न, कि वहाँ पे सीखने की इच्छा जो है उस बच्चे की नहीं है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से जो ओल्ड एजुकेशन सिस्टम था वो काफ़ी फ्लेक्सिबल था और अकॉर्डिंग टू द लोकल डिमांड्स था, लेकिन जो न्यू पॉलिसीज़, जो न्यू रूटीन्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एजुकेशन में डाले गए, उससे कुछ पुअर फैमिलीज़ के जो चिल्ड्रंस थे उनको सफ़र करना पड़ा, उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने में कुछ अच्छी चीज़ें भी थी तो कुछ कमियां भी उसमें रही कि जो इतना फ्लेक्सिबल नहीं था कि पुअर जो स्टूडेंट्स हैं वो भी उसका बेनिफिट ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।